Hello everyone, hope you are doing great. Let's start our new lecture regarding the NDA series. तो कल से हम NDA सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारे 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम 71 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और 71 क्वेश्चन में सबसे पहला आपसे पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो 71 क्वेश्चन है ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को करने के लिए एक बार आपको सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक पूरा मोल कॉन्सेप्ट एक पेज पे समझा देता हूँ। देखिए पूरा मोल कॉन्सेप्ट में हमने करना क्या है। जनरली मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वन मोल। वन मोल का मतलब होता है, कभी भी मैं लिखूँ वन मोल, इसके तीन मतलब निकलेंगे। सबसे पहला मतलब वन मोल का होता है वो होता है मोलर मास। मोलर मास जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब है NaCl का मोलर मास। Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5। तो मतलब इसका मोलर मास कितना हो गया 58.5 हो गया, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब हो गया उसका मोलर मास। सेकेंड थिंग, 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। अब सर एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं 6.022 10⁻23। दिस इज़ द एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। ये भी 1 मोल का मतलब होता है। अच्छा, एक और 1 मोल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं हम 22.4 लीटर। ये भी 1 मोल का मतलब होता है। तो 1 मोल के हमारे पास तीन मतलब आ गए। अब इन तीनों मतलबों से हमने क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसा क्वेश्चन है वैसा उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया है, हमें मास निकालने को बोला है, मास निकालने को बोला है। तो हम 1 मोल को किसके इक्वल रखेंगे? मोलर मास के इक्वल रखेंगे। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा करके पूछा है, तो हम 1 मोल को तब किसके इक्वल रखेंगे? तब हम रखेंगे उसको एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल, क्योंकि एवोगैड्रोज नंबर हमें बोलता है, जैसे मैंने बोला 1 मोल मार्कर, तो 1 मोल मार्कर को आप क्या लिखेंगे 6.022 10⁻23 मार्कर, आप ये लिखेंगे। जैसे मैंने बोला 1 मोल डस्टर, तो मतलब इतने डस्टर। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, उसको हम 1 मोल के बराबर क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो ये एवोगैड्रोस नंबर हमारा किससे रिप्रेजेंट हम करेंगे? 1 मोल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 मोल के अब तीन मतलब हो गए। चाहे आप 1 मोल को चाहे आप 1 मोल को उसका मोलर मास लिख लें, चाहे आप 1 मोल को एवोगैड्रोस नंबर लिख लें, चाहे आप 1 मोल को 22.4 लीटर लिख लें, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgCO3 कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम 1 मोल ऑफ MgCO3 को उसका मोलर मास लिख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 मोल ऑफ MgCO3 में 1 मोल ऑफ MgCO3 में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3 है, यहाँ पर आप चेक करो, तो 3 ऑक्सीजन है। अच्छा, 1 मोल ऑफ MgCO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मोलर मास, मतलब 84.30 MgCO3 में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 3। और 3 ऑक्सीजन के एटम मतलब 16 इंटू में 3 कितना होता है 48 ऑक्सीजन के एटम का मास है, लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 ग्राम में कितने होगा, 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 48 अपॉन में 84.30 यही होंगे, ठीक है। अच्छा, हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है मास ऑफ MgCO3। देखो ध्यान से, मास ऑफ MgCO3 हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब MgCO3 के मास बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं। हम लिखते हैं कि 48 ग्राम ऑक्सीजन में 84.30 MgCO3 हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे
1 ग्राम में कितने होंगे 84.30 अपॉन में 48, और हमने कितने ग्राम के लिए निकालना है 24 के लिए, तो इसको किससे इंटू करेंगे 24, तो इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.15, सो व्हाट इज़ द आंसर इज़ 42.15। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोल का मतलब क्या होता है। यहाँ मोल को हमने मास के साथ इक्वल रखा है, तो मतलब हमने मोल को मास से कंपेयर करा है, और 1 मोल को हमने उसका मोलर मास रखा है। ऐसा करके हमने 42.15 आंसर हमने ए इसका फाइंड आउट कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 72, ए मोनोएटॉमिक स्पीशीज दैट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए नेट चार्ज ऑफ -2 हैज़। ऐसा कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो 18 हो। सो दिस इज आर्गन। अगर हमें जानते हो आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर होता है। सो द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूट्रल आर्गन एटम। तो ये जो हमारा आंसर है 72 का, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्गन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होते हैं, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूट्रल आर्गन एटम, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 73 को चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है 73 में। हमने क्या बताना है, ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। चलिए देखिए, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो आप मुझे बताइए, सॉलिड से लिक्विड बनने को बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड को गैस बनने को बोलते हैं वेपोराइजेशन, सिंपल थिंग, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि जब सॉलिड से लिक्विड बना और लिक्विड से गैस बना तो क्या हुआ है, तो वॉल्यूम बढ़ी है। हमें पता है गैस की वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है, और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, तो किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड बनने का, लिक्विड से गैस बनने का, तो चेंज इन डेंसिटी, इस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मास पे पड़ेगा क्या, नो, मास तो उतना ही रहेगा। कंपोजिशन पे पड़ेगा, कंपोजिशन भी चेंज नहीं हुई है, तो H2 ही ना, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है तो H2 ही, तो C भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, गलत बात, फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होंगी। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे चेंज पड़ेगा, ए चेंज इन द डेंसिटी। सो आंसर इज बी, सिंपल थिंग। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए कंपाउंड H2O3 कंटेन 31.58% ऑफ ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं, ये एक कंपाउंड है। अब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 31.58%। ठीक है, ये दिया हुआ है, और x का फिर कितना होगा, तो 100 में से हम 31.58 को माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास 68 के 69। सो द आंसर इज 68 पॉइंट, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, यस के 32, 42। तो दिस इज द 68.42, ये x की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता है, फिर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट, जिसका निकाल रहे हो आप, अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, जो पूरे कंपाउंड का है, इनटू में 100, ये फार्मूला होता है। चलिए मैं x का निकालता हूँ, जैसे तो x का परसेंटेज निकालना थोड़ी है, वो तो हमें पता ही है 68.52। ठीक है, तो अब मास ऑफ 68.52 मतलब मास ऑफ एलिमेंट, कितना मास है एलिमेंट का, तो लेट अज्यूम कर लेते हैं इसका x है, इसका मास x है, तो हम इसको 2x लिख लेते हैं। तो 2x इसका मास हो गया, अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास कितना है, x का 2x हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस में
16 इंटू में 3 कितना हो गया, 48 हो गया। अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना है और हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होकर आ जाएगी 52। सो व्हाट इज़ द आंसर इज सी। नाउ द आंसर इज 74 का सी। तो देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप एकदम से निकाल देंगे कि इसका आंसर 52 आ जाएगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोल रहे हैं, एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नीचे वाला जेड होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन या इधर यू से दैट प्रोटॉन प्लस नो ओनली सम ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हो तो मास में से जेड एटॉमिक नंबर माइनस करें तो m माइनस जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास सम ऑफ न्यूट्रॉन। ओके ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा है। 59 में से 63 गए, 59 माइनस में 63 कितना आ जाएगा, 3, और इधर भी 3 तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ 33 आ गया। ओके 61 में से 29 गए, माइनस करेंगे तो 2, इधर कितना आ जाएगा 5 माइनस 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। यहाँ 33, यहाँ पे 32, इसको करेंगे 31 आएगा। इसको करेंगे, देखिए Zn +2 है, अभी +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, निकल चुके हैं। तो मतलब 2 प्रोटॉन बढ़ गए हैं, तो नीचे 30 नहीं लेना, यहाँ लेना 32, और 60 में से 32 गए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28। सो नाउ विच वन इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हियर इज़ द आंसर इज ए। तो 75 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 का आंसर ए आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, देख लेते हैं 76 क्वेश्चन कौन सा है। चलिए तो 76 क्वेश्चन हमारा, 76 क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रिएक्शन ऑफ, यहाँ थोड़ा सा कटा है इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3, और यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, हमने क्या करना है, तो 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ O2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हमने क्या निकालना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें पूछा कंज्यूम्ड कौन हो गया, प्रोड्यूस कौन हो गया। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन है ना, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मारते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पर मोल अपॉन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। मोल अपॉन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो NH3 के मोल हमें दे रखे हैं 1 मोल, ऑक्सीजन के मोल हमें दे रखे हैं 1 मोल, तो हमें मोल पता है। तो बस अब हम क्या करते हैं, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले NH3 की निकालते हैं। तो NH3 की निकालते हैं, NH3 के मोल हमें 1 दिए हैं और NH3 का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1/4 आ गया। ऐसे ही O2 के निकालते हैं, O2 के मोल हमें कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 दिए हैं, तो 1 में, तो O2 है कितना, कोफिशिएंट उसका 5 है, तो 5 है। अब आप चेक करो 1/4 को बनाएं तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। 1/5 को बनाएं तो कितना आएगा, 0.20 आएगा। अब इनमें से आप चेक कर लो कि इनमें से सबसे कम कौन है, ये कम है कि ये कम है। जो कम होगा ना वो आपका क्या होगा, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सही है, तो इनमें से कम कौन है, ये ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। ये कम है तो ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, मतलब O2 हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो क्या होगी, इस रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगी। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने चाय बनानी है। अब जब चाय बनानी है आपने, तो आपके पास दूध है, दूध आपके पास 100 ग्राम है, लेट अज्यूम 100 ग्राम आपके पास दूध है। ठीक है, दूध है, और जो चाय बनानी है ना उसमें फ़िक्स है, और 150 ग्राम आपके पास पानी है, वाटर है। और आपको चाय बनानी है उसमें फ़िक्स है कि 50 ग्राम एक कप में दूध होना ही होना चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो आपके पास 100 ग्राम दूध है
150 ग्राम आपके पास पानी है, तो आप चाय बनाओगे, कितने बंदों की चाय बन सकती है? तो क्योंकि 50 ग्राम एक कप में दूध होना चाहिए, तो चाय कितने बंदों की बन सकती है? क्योंकि 100 ग्राम हमारे पास दूध है, तो एक 50 ग्राम एक कप में यूज़ हो जाएगा, एक 50 ग्राम एक कप में यूज़ हो जाएगा। ऐसे पानी भी 50-50 ग्राम रखना है, बट पानी जो है वो बाद में हमारे पास बच जाएगा। तो मतलब पानी है हमारा एक्सेस रिएक्टेंट, और ये जो दूध है हमारा, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, वो सारे का सारा क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल अपॉन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्टकट है, नहीं तो आपको मोल निकालना पड़ता, सब करना होता। बस आप ये देखिए कितने मोल दिए हैं और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक करो, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक करो, देखो जो सबसे कम आ रहा है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो ज़्यादा आ रहा है वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। सिंपल सिंपल थिंग, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? O2 हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा सारे का सारा। सो आंसर इज ए। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 71। 71 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट इज 74, 77, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा है। CH4 plus H2, CO plus 3H2। इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ CO plus H2। देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। CO plus H2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर गैस। ऐसे CO plus N2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ध्यान रखिए, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ऐसी नेचुरल गैस कौन सी होती है? बायोगैस, CH4। ये मीथेन, इसको बायोगैस, गोबर गैस दोनों बोलते हैं, इसको मीथेन भी बोलते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? नेचुरल गैस होती है। इंडस्ट्रियल गैस कौन सी होती है? जैसे CO2, SO2 जो इंडस्ट्री से निकल रही हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्रियल गैस कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? CO plus H2 क्या है? दिस इज द बी। बी इज द वाटर गैस। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 74, ठीक है। सेवेंटी 8, चलिए 78 देखते हैं। अमोनिया NH3 obtained from different sources have always same proportion of nitrogen and hydrogen। तो कह रहे हैं कि अमोनिया जो होता है उसको आप कहीं से भी ले लें, चाहे अमोनिया कहीं से भी बना लें। वैसे अमोनिया बनता कैसे है? हेबर्स प्रोसेस से बनता है। N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ऐसे बनता है अमोनिया। वैसे आप अमोनिया को कहीं से भी बना लो, ठीक है। वैसे अमोनिया को आप कहीं से भी बना लो, तो जैसे मर्जी आप अमोनिया को बना लो। अमोनिया से हम क्या कर लेते हैं? अमोनिया से हम NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, और उस अमोनिया के फॉर्मूले को हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। ये वाला जो तरीका है इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं, बट दिस इज़ नॉन एज हेबर्स प्रोसेस। तो बट जो अमोनिया बनेगा उसका हर बारी, चाहे किसी भी रिएक्शन से बने, उसका जो फेस, जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो इसका आंसर तो बी आ गया, बट हमें और भी सीखना है क्योंकि हमें सब कुछ आना चाहिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है जब दो एलिमेंट जुड़ जुड़ के और कंपाउंड बनाए, जैसे NO2, NO3, NO, N2O5। देखिए दो ही एलिमेंट है, एक N है और एक O है, बट उसके कितने सारे कंपाउंड बनते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? वहाँ तीन एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो C है, H है और यहाँ पे O है, तो CH आपस में मिलके CH4 बनाएंगे, HO आपस में मिलके H2O बनाएंगे, CO आपस में मिलके CO2 बनाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अभी हमारे पास NH3 जो फॉर्मूला है वो सेम है, तो व्हाट इज द आंसर? लाइज कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 79। 79 को एक बार देख लेते हैं, 79 में हमने क्या करना है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैवी वाटर, यू नो हैवी वाटर, हैवी वाटर मतलब D2O। वैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, बट हाइड्रोजन के जैसे आप जानते हैं बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, तो उन आइसोटॉप्स को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास बेसिकली 3 आइसोटॉप हैं, H11, H12, H13। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, बट इन सब आइसोटॉप्स में ये जो ड्यूटीरियम है इसको जब हम यूज़ करेंगे और ये जो फार्मूला बन जाएगा इसको हैवी वाटर बोलते हैं, और ये ज़्यादातर हमें सी में मिलता है, तो ये सी वाटर भी कहलाता है। दिस इज आल्सो नोन एज सी वाटर। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा है D2 का यूज़ क्या करते हैं। येस, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बिल्कुल सही चीज़ है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के। उसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है थर्मल पावर प्लांट का मतलब हम कोयले से जला के बनाते हैं। फिर होता है हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से बनाते हैं। इसके बाद जो अमाउंट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं वो है हमारा सोलर, सन से बना सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है विंड से बना सकते हैं। और फिफ्थ टर्म में हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर। इससे हम न्यूक्लियर से भी बना सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी है, ये आपकी जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है। ये जो सीक्वेंस है ना वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैसे कौन पहले आता है। तो सबसे पहले थर्मल है, मोस्ट 40% पूरे इंडिया की 40% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से बनती है। देन सेकंड नंबर पे हाइड्रो आता है, देन सोलर आता है, देन विंड आता है, देन न्यूक्लियर आता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये अपने 8 हैं, अभी और भी बढ़ गए होंगे। एक रावत भाटा है, एक कलापक्कम है, एक कुंडनकुलम है, ठीक है, ये आप एक तारापुर है महाराष्ट्र में। तो ये आपको सारे नाम भी याद होने चाहिए जीएस के लिए, जीएस के रिगार्डिंग ये सब नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो D2 यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर करते हैं। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ती है। अब इसमें क्या है, होता है यूरेनियम होता है 92, 235 वाला यूरेनियम यूज़ करते हैं हम, इसको न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं। तो ये बहुत जलता रहता है, इससे एनर्जी निकलती रहती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन को, इसके न्यूट्रॉन को, इनकी स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी को न्यूट्रॉन की कम करने के लिए हम इस पर मॉडरेटर डालते हैं। उस मॉडरेटर को हम क्या बोलते हैं, D2O। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या करके रखता है, स्लो करके रखता है, मतलब मॉडरेट करके रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो बात इन्होंने क्वेश्चन में कही है 79 में, ये तो बिल्कुल सही कही है कि H2 D2 का यूज़ करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज इन एक्सचेंज रिएक्शन। यस, एक्सचेंज रिएक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं, तो ये वाली बात गलत है, इन्होंने कैन नॉट लिखा है बट करते हैं। ये एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, जैसे H2 होता है तो हम H को ना D में रिप्लेस करते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटॉप इफेक्ट। ये हम केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो आइसोटॉप इफेक्ट भी हम कर सकते हैं, माने H को D में एक्सचेंज कर देखते हैं, कर सकते हैं, बट इन्होंने लिखा नहीं कर सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। विस्कोसिटी ऑफ हैवी वाटर इज़ रिलेटिवली स्मॉलर देन द ऑर्डिनरी वाटर, ये भी गलत बात है। जो हैवी वाटर की विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है। वाई, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है ना, D2O की हैवीनेस ज़्यादा होती है, और जिसमें हैवी होती है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। फोर्थ क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज स्मॉलर देन ऑर्डिनरी वाटर, ये सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, वो हर एक चीज़ के मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, फर्स्ट वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्हाट इज़ आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपका कॉन्सेप्ट देखो, आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम मस्त बिल्डअप होने चाहिए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। टू वेल्ड मेटल टुगेदर, मेटल्स, दो मेटल्स हैं और आप चाहते हो ये दोनों मेटल्स को हम आपस में जोड़ लें, वेल्डिंग कर दें इनकी। तो वेल्डिंग करने के लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, यस ऑफ कोर्स, वेल्डिंग के लिए तो हाई टेम्परेचर चाहिए। सच अ हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय,
अब उसको कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? तो एलपीजी से तो नहीं किया जाएगा, वो तो घर में हम यूज़ करते हैं। मीथेन तो बहुत ही धीरे अमाउंट में कंबशन देती है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो और क्या, एसिटाइलिन, नाइट्रोजन नहीं, एसिटाइलिन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एसिटाइलिन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH∼ दिस इज़ कॉल्ड एसिटाइलिन। और इसका यूज़ हम और भी कई जगह करते हैं। आपको याद होगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, अगर फ्रूट्स को आपको राइपनिंग माने जल्दी पकाना हो तो एसिटाइलिन गैस का वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। सो आंसर इज़ ए, दिस इज़ 80। ठीक है जी, चलिए 81 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। 81 हमें कह रहा है कि इनमें से कौन कौन कहाँ यूज़ होता है। तो भैया सीजियम की तो क्लॉक्स बनती हैं, ऑक्यूरेट क्लॉक बनती है, तो डी का तो 1 है, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। लिथियम की बैटरी होती हैं, जिनको हम लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, बट इंडिया सबसे अभी इन चीज़ों में पीछे है। वाई? क्योंकि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, इंडिया के पास बैटरी बनाने का साधन नहीं है। अभी भी बैटरी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक वाला बिजनेस अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, जब हम इंडिया भी इलेक्ट्रिकल बैटरी बनाना शुरू करेगा, लिथियम आयन बैटरी पे कमांड बना लेगा अपनी, देन हम सोच सकते हैं कि हम ओवरऑल किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अभी ऑयल के लिए भी हम डिपेंड है और इलेक्ट्रिक के लिए भी डिपेंड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बना है, तो इसलिए लिथियम की बैटरी बनती है। तो ए का 2 आना चाहिए। तो ए का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और हमें अब एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, सोडियम का हमारी नर्व से रिलेटेड है, माइंड की नर्व्स जो होती हैं, इम्पल्सेस होती हैं। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम आग के पास हाथ लेके जा रहे हैं और एकदम से हमें पता लगता है भाई हमारा हाथ जल रहा है, तो एकदम से पीछे करते हैं, इसको इम्पल्स बोलते हैं। वो सोडियम के कारण होता है। तो बी का 3 है, तो बी का 3 है, तो नाउ दिस इज द फर्स्ट इज ए आंसर। पोटेशियम को यूज़ हम करते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड। ये पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे ब्लड में, हार्ट में, वो क्या करते हैं? वाटर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सो दीज आर द सीक्वेंस। ए सबसे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कहता है? तो आपसे पूछा है 81 क्वेश्चन में, 81 तो हो गया हमारा। 82 में व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन? वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको पता है डब्ल्यू, दिस इज द टंगस्टन। ये डब्ल्यू क्या है? ये डी ब्लॉक में आता है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें बेसिकली 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं। इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ। हम एक पेज ले लेते हैं, अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम लाइन, टॉप टू बॉटम लाइन मतलब ऐसे सीधा सीधा, ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, 18 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट 2 ग्रुप होते हैं इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। लास्ट के 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो 3 से लेकर के 12 तक बच गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक वाले फर्स्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? हेलिना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद ही करने पड़ेंगे। और दूसरा क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये कैल्शियम के बाद हमारा डी ब्लॉक शुरू होता है, कैल्शियम के बाद हमारा डी ब्लॉक शुरू होता है। यहाँ पर ये होता है शक्ति वक्रम, शक्ति वक्रम फीको निकोजिन, फीको निकोजिन। ठीक है, और ये जो 13 एलिमेंट है ये हमारी होती है बोरॉन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, हिंग,
थैला, ठीक है। ऐसी काशी गए संत प्रभु, ऐसी 15वें का होता है नई पड़ोसी आए सबके बीच, ऐसी ओ सुंदर से तेरे पोस्टर, ऐसी फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, ठीक है 80। ऐसी लास्ट में होता है हरभजन ने अरेंज करे एक्स्ट्रा रन। तो ये देखिए आपको सारा पीरियोडिक टेबल एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हो गए, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हो गए, 3 से लेके 12 तक ग्रुप्स, मतलब ऐसे टॉप टू बॉटम लाइंस। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हो गए, ठीक है। और पीरियड टोटल कितने हो गए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवन्थ। तो पीरियड कितने हो गए हमारे पास, 7 पीरियड हो गए, ओके। तो इतनी चीज़ अगर आप याद करें, फिर वैसे तो हमें ये भी याद है, यट्रियम, जिरकोनियम, नोइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, ठीक है, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। ये हायर क्लासेस में अभी आप एस ब्लॉक याद करके रखो, पी ब्लॉक याद करके रखो, और ये डी की फर्स्ट लाइन याद करके रखो। इतना आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपनी स्लाइड्स पर आते हैं हम क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पूछा टंगस्टन कहाँ आता है, तो टंगस्टन हमारा डी ब्लॉक में लाइज करता है, डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन अब होगा 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज 83 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आएगा यहाँ पे। जे थॉम्सन सजेस्टेड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन, गलत, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। मास नंबर ऑफ एटम इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप ये याद करिए, ईंट पर नाच, ई माने इलेक्ट्रॉन, टी माने थॉम्सन, पी माने प्रोटॉन, आर माने रदरफोर्ड, न माने न्यूट्रॉन, च माने चैडविक। आप ऐसे याद करके रखिए, ठीक है, च माने चैडविक, क्लियर है। चलिए 84 पढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं आगे। 84 हमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यस केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यस। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ऐसा कौन सा एसिड है जिससे दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बनाने वाला ऐसा कौन सा एसिड है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। विच वन फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हाँ जी है। डाइजेशन ऑफ फूड, यस है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यस केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज द फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज, ओके इज द फिजिकल। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में लिखिए। कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल है, और डाइजेशन ऑफ फूड हमारी कहाँ होती है, बायो का क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और कौन कौन से एंजाइम्स इसका यूज़ करते हैं, और किस किस को वो डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है। तो ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट इज 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, जनरली 85 क्वेश्चन का मतलब क्या है। एन एटम ऑफ अ कार्बन है 6 प्रोटॉन एंड इट्स मास नंबर इज 12। कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन है और उसका मास नंबर 12 है, ये है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम, भाई न्यूट्रॉन कैसे निकलते थे, 12 में से 6 माइनस कर दो, तो दिस इज द न्यूट्रॉन, सो आंसर इज 6, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। What is the number of moles of H2 required to saturate the 1 mole of benzene? अच्छा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आप कह रहे हैं, वो हमें कितने मोल्स चाहिए, किसके मोल्स हमें चाहिए H2 के, क्या करने के लिए,
क्या करने के लिए? टू रिक्वायर टू सैचुरेट 1 मोल ऑफ बेंजीन। तो सीधी सी बात है, अभी बेंजीन में कितने एटम है? 6 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। तो हमें H2 चाहिए, तो सीधी सी बात है 6 हैं तो इसमें 3H2 लिख दूँ, तो मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए सेचुरेट करने के लिए 1 मोल ऑफ बेंजीन को। 1 मोल लिखा है ना यहाँ पे, तो 3 मोल चाहिए। 2 मोल लिखा होता तो 6 मोल हो जाते। 1 मोल लिखा है तो 86 का आंसर क्या हो गया हमारे पास? 86 का आंसर आ गया सी। ओके, नाउ रदरफोर्ड 87, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, यस बताओ अगर आपने रदरफोर्ड का पढ़ा है। चलिए मैं आपको रदरफोर्ड का एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, नवी नवी चीज़ें बता देते हैं इसके अंदर, ठीक है। समझिए, देखिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसका नाम था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? यहाँ से अल्फा रे निकाली उसने। अच्छा, जब अल्फा रे निकाली तो एक सोर्स लिया होगा, तो उसने बेरिलियम लिया था उस टाइम, और रेडियो एक्टिव सोर्स था, तो यहाँ से अल्फा रे निकली। उसने यहाँ पे गोल्ड की एक छोटी सी फॉयल रखी, मतलब गोल्ड की एक वायर रखी, और आप मुझे बताओ इस गोल्ड की वायर की रेडियस कितनी थी? 10⁻⁻8 मीटर। और यहाँ पर उसने क्या चेक करा? यहाँ पे उसने स्क्रीन लगाई, और इस स्क्रीन के लगाने के साथ साथ इस स्क्रीन के ऊपर उसने एक पेस्ट लगाया केमिकल का। वो कौन सा केमिकल था? वो था ZnS। तो ZnS मतलब जिंक सल्फाइड की उसने क्या लगाई? स्क्रीन लगाई, ठीक है। यहाँ से अल्फा रेज आई। अल्फा रेज का मतलब क्या होता है? अल्फा रेज का मतलब होता है 2 प्रोटॉन, या तो आप बोल दो 1 हीलियम, चाहे बोलो 1 हीलियम चाहे बोलो 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन अल्फा रेज के चले। जब भी हम कहेंगे अल्फा रेज चल रही है मतलब 2 प्रोटॉन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा रेज निकली, तो उसने माना कि 100 अल्फा रेज निकली। तो इन 100 अल्फा रेज जब गोल्ड के अंदर से निकल के गई, 1 मिनट, 100 अल्फा रेज जब गोल्ड के अंदर से निकल के गई, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन चेक करी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन देखी कि 100 में से 96 अल्फा रेज, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास कर गई, पासिस थ्रू द गोल्ड, वो गोल्ड को आर पार करके पास कर गई। सेकेंड चीज़ उसने क्या देखी? 2 अल्फा रेज गई और किसी एंगल से स्कैटर्ड होगी। ये देखिए 2 अल्फा रेज गई और सम एंगल से क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई। और थर्ड उसने क्या बात देखी? 2 अल्फा रेज गई, जिस एंगल से जा रही हैं उसी एंगल से वापस आ गई। तो इसको बोलते हैं रीट्रेसेस इट्स पाथ, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन से उसने रिजल्ट निकाला कि कोई भी एटम है वो बीच में उसकी एक चीज़ पड़ी होती है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये रदरफोर्ड की डिस्कवरी थी। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है कितना बड़ा होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आया है कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना लेवल है, तो इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। और आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, म्यू मतलब माइक्रो, 1 नैनो का मतलब 10⁻⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, ओके। 1 पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15। सब नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ से अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता लग गया बीच में एक छोटी सी चीज़ पड़ी है जिसपे पूरे एटम का मास इसी पर ही डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन आपको एनडीए में आ रखा है। द मास ऑफ ऑल एटम डिपेंड ऑन द मास ऑफ न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये कैसे पता लगा? वो जो 2 रेज गई थी जो स्कैटर्ड हो गई थी, वो इसीलिए स्कैटर्ड हो गई थी, एक तो पॉजिटिव में रिपल्शन हो गई थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और अल्फ़ा पे भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल कर गए थे। एक तो ये बात हुई थी, और एक बात ये हुई थी कि जब वो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज घूम रहा था जिसने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग नेचर भी हमें यहाँ पे पता लग गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए
और यहाँ से हम इस सारे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है 87 में, यही हमसे पूछा है कि रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सो द आंसर इज 87 का सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 89। 89 को समझते हैं। 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ, नो 89 नहीं, हम आगे पहुंच गए। क्वेश्चन यस 89 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? NaCl। कितना है? 20 ग्राम है। इज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 20 ग्राम NaCl को पानी के अंदर क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया। ठीक है। व्हाट इज द मास परसेंटेज? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। दिस इज द फॉर्मूला। अब कितना मास ऑफ सल्यूट है? NaCl का सल्यूट है वो है 20 ग्राम। सो 20 ग्राम ऊपर आ गया मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मास कितना है? सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट भी और सल्यूट भी, मतलब 20 ग्राम भी और 180 ग्राम भी, मतलब 200 इंटू में 100। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 10%। सी इज द करेक्ट आंसर, 10%। ओके, चलिए आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ppm, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको एक क्लास लगाऊंगा जिसमें मैं सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको समझाऊंगा। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ गया जिसका नाम है 90। क्वेश्चन क्या है? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो जो वैलेंसी होती है, जैसे मान लो कार्बन है तो 6 होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इसको देखते हैं D। तो 90 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, दिस इज द वैलेंसी, इसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। होप्स आप सब इंजॉय कर रहे होंगे क्लास। देखिए आप क्लास तो पढ़ते हैं, बट हमें क्लास पढ़ने के साथ साथ ना नॉलेज पे पकड़ बनानी होती है अपनी। क्वेश्चंस करने में 10 सेकंड का टाइम लेना है हमने, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का, तो वही कर पाएगा जिसकी कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ होगी। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे होने चाहिए कि कुछ भी पूछ लें और हम बता दें। चलिए 91 का बता देते हैं, कौन सी गैस कहाँ पे यूज़ करती है। तो इसको सीधी सी बात है, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जनरली जो आर्गन है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट टू लास्ट लॉन्गर। टंगस्टन फिलामेंट को आर्गन के साथ लिंक कराते हैं। जब हम बल्ब बनाते हैं तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। ठीक है, तो ये याद करना है। नियॉन कहाँ पे यूज़ होती है? नियॉन कहाँ पे यूज़ होती है? इन द लाइट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले। आपने देखा होगा नियॉन बल्ब होते हैं जो दूर से चमकते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नियॉन का यूज़ करते हैं। क्रिप्टॉन का यूज़ हम करते हैं एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए, जो एयरपोर्ट लैंड करता है वहाँ पे लाइट होती है, वहाँ क्रिप्टॉन यूज़ होती है। तो लाइट इन फोटोग्राफर फ्लैश गन, दिस इज़ द जीनॉन। जब फोटोग्राफर फ्लैश मारता है तो जीनॉन करके लाइट, जीनॉन की गैस होती है लाइट्स के अंदर। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। ओके, तो दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 92। ओके, तो 92 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, देख लेते हैं एक बारी 92 क्वेश्चन, पेज नंबर 12। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। 92 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 92 रेडॉन इज व्हाट इज रेडॉन? तो इट इज़ इनर्ट गैस, सिंपल सी बात। 92 को फर्स्ट, हरभजन ने अरेंज करे एक्स्ट्रा रन, दिस इज रेडॉन।
एंड रेडॉन हमेशा कौन सी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। सो आंसर इज ए। ओके 93 पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में 13.6 अपॉन में एन स्क्वेयर ऊपर जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब उन्होंने पूछा है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जेड कितना होता है, 1 होता है, एन भी कितना होता है, 1 होता है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वो कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के केस में तो इन दोनों की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये 1 ही हो जाएगा। तो 13.6 बिलियन नहीं करना, ये देखिए उलझाने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा सिंपल आंसर है। ठीक है, सो आंसर इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल। बी आंसर इज देयर। 94 क्वेश्चन, द स्पीशीज दैट फॉलो द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, क्लोरीन में कितने हैं, 17 है। अब आप चेक कर लो और किस में 17 है, सल्फर में 16 है, नहीं हो सकती। सल्फर में 16 प्लस हो गया, यहाँ पे देखो 16 प्लस हो गया, ये तो फिर 14 हो गए, ये भी नहीं हो सकती। ये S-2 हो गया तो यहाँ 18 हो गए, ये भी नहीं हो सकती। हेयर इज आर्गन इज राइट आंसर। आर्गन प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मतलब 17 ही बचेगा यहाँ पे। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 94 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। नाउ मूव ऑन टू द 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंज मतलब कटिंग ऑफ फ्रूट, नो दिस इज नॉट द केमिकल चेंज। क्या केमिकल हुआ है, कटिंग तो है। स्वेलिंग ऑफ रीजन इन वाटर, नो ये तो फिजिकल चेंज है, वाटर उसमें चला गया बस, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुई। कटिंग ऑफ हेयर काटा ही है वो भी, नॉट ओनली फिजिकल चेंज। सो ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, देखिए नेचुरली वर्ड है, अपने आप हमारे जो हेयर हैं वो ग्रे कर रहे हैं, मतलब वाइट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ केमिकल हमारा चेंज हो रहा है। तो हमारे कुछ केमिकल्स हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए हमारे हेयर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं। सो आंसर इज 95 का बी। मूव ऑन टू द 96। 96 देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। देखिए सोडियम का 11 होता है, ठीक है, सोडियम का 11 होता है। और एक और एलिमेंट है जिसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब वो ऑक्सीजन है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन, तो ऑक्सीजन सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन ले, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो Na2O बन जाएगा। तो Na ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए। तो 96 का आंसर क्या आ जाएगा, बी 2, सिंपल। चलिए 97 क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 आइसोटॉप। ऑक्सीजन के आइसोटॉप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम atomic number but different mass number. So these are the isotopes of oxygen. तो एक का मास नंबर 16 है, एक का मास नंबर 18 है एटॉमिक मास। द प्रोपोर्शन ऑफ देयर आइसोटॉप इन द सैंपल, इनका प्रोपोर्शन कितना है, 3:1 हमें दिया है। तो व्हाट विल बी द एवरेज, देखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा मास है उसको रेशो से इंटू करते हैं। तो 16:3 प्लस ऐसे ही इस वाले का आइसोटॉप का मास इंटू में इसका रेशो 18 इंटू में 1 अपॉन में सम ऑफ देयर रेशो 1 + 3। सो व्हाट इज द आंसर, 48 + 18 अपॉन में 4। सो 6, हियर इज 6 अपॉन में 4। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी 16.5। ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करूंगा तो 16/0.5। So very easy question, just you have to keep the formula in your mind and you are able to give the answer. Okay, move on to the next question. 102 पूरे कर लेते हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट, तो अगर हम देखें क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर चलिए 98। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन ऐसा है जो यहाँ पे मिक्सचर है, और वो भी कौन सा मिक्सचर है,
हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब जहाँ पे फेस क्या हो, चेंज हो, सॉलिड प्लस लिक्विड हो, उसको हिट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स क्वेश्चन आता है, जितनी भी बेवरेजेस होती हैं, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, होमोजीनियस होती है कि हिट्रोजीनियस होती है? हिट्रोजीनियस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है, दो अलग अलग फेस हैं। जहाँ पे दो अलग अलग फेस हों, ठीक है, जहाँ पे दो अलग अलग फेस हों, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? वो सब के सब कहलाएंगे हिट्रोजीनियस। अब इनमें से कौन हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मिक्सचर ही नहीं है, विनेगर मिक्सचर ही नहीं है, सोडा वाटर दोनों लिक्विड हैं, सोडा और वाटर दोनों लिक्विड हैं, तो ये तो होमोजीनियस है। मिल्क इज़ हिट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाइटामिन्स भी है। फैट सॉलिड फॉर्म में है, प्रोटीन वाइटामिन्स लिक्विड फॉर्म में है, तो मीन्स दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो मिल्क इज़ द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। 98 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। मूव ऑन टू द 99। व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3। अनहाइड्रस मीन्स वाटर आपको नहीं लगाना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी यही होता है, साथ में वाटर लग जाता है, 10H2O, बट वो वॉशिंग सोडा अलग है, हमें बस फॉर्मूला मास बताना है। तो Na का कितना होता है? 23, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 23 इंटू में 2 46 प्लस 12 इंटू में 3 36 प्लस सॉरी 12, ओनली 12, कार्बन का 12, 16 इंटू में 3 48। तो अगर हम इसको प्लस कर दें 48 प्लस 46 प्लस 12, तो 99 का हमारा आंसर आ जाएगा B106। प्लस कर लेते हैं, देखो यहाँ पे, तो अगर हम प्लस करें तो 8 6 14 देन 16, 1 ऊपर लगे, 8 9 एंड 10, 106 इज़ द परफेक्ट आंसर। नाउ दिस इज़ द 100 शतक पूरा होने जा रहा है हमारा। आप सब अपने लिए क्लैप्स कर दें, आप सब क्लास में बने हैं। दिस इज़ द 100 क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील चैम्बर, स्टील का चैम्बर है, आर्गन गैस भरी हुई है, ठीक है, आर्गन गैस, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है गैस का, टोटल नंबर ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल इन चैम्बर इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसके अंदर। नाउ आर्गन गैस इन चैम्बर इज रिप्लेस बाय CO2 गैस। अब इसको हटा के CO2 गैस को ले आए। जब CO2 गैस को ले आए, तो टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन द चैम्बर n/2 एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर उतना ही रहने दिया, प्रेशर को चेंज करा होगा, बट मॉलिक्यूल अब पहले n थे आर्गन के, अब n/2 हो गए, ठीक है, कम हो गया है मॉलिक्यूल मतलब। द प्रेशर इन द चैम्बर नाउ इज P'। अब प्रेशर कितना हो गया? P' हो गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स द ट्रू? अब आपको बताना है P' ज़्यादा होगा कि P ज़्यादा होगा। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना के लिखा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, किसी चैम्बर में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना, तो मतलब उसका प्रेशर भी ज़्यादा है। एक्चुअल में प्रेशर बनता कैसे है? जब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकरे मारते हैं, तब प्रेशर बनता है। तो जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। और हमें अब बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 में क्या हो गए? कम हो गए। CO2 मतलब n/2 हो गए, तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। मतलब इन्होंने बोला है P', तो P' कितना हो गया? उससे आधा हो गया होगा, P/2 हो गया होगा। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? आंसर इज सी। सिंपल थिंग, इतना बड़ा क्वेश्चन बट है कुछ नहीं। 100 का आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड का ये फार्मूला होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है। वैसे उन्होंने साथ में लिखा है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ ये आया कहाँ से। दिस इज़ ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड का हमने क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन में n। n का मतलब अगर एसिड है तो n यहाँ पे क्या है? बेसिसिटी। और एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? उसमें कितने H हैं एसिड वाले पार्ट में? यहाँ इसको मत गिनना, ये तो न्यूट्रल है H2, एसिड में H, तो 2 H हैं यहाँ पे, तो n की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 2। बस अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इन्होंने फार्मूला बना के दे दिया, निकाल लेते हैं। इसका 12 होता है, इसका 1, इसका 16, हाइड्रोजन का 1 यहाँ पर भी लिख लेते हैं, और इसका 16। मतलब इसको मैं प्लस कर देता हूँ, C2H में कर देता हूँ। देखिए 4 है यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे हैं, तो H6 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 है, 2 वहाँ पे है, तो ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे। ये मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? इसका 12 है, इसका 1 है, इसका 16 है, तो 12 2 है 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 16 6 जा 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, तो 30 प्लस 96 कितना होता है हमारे पास? 126।
126 इसका मोलर मास आ गया। तो 126 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 63 इज़ द परफेक्ट आंसर। हियर इज़ द बी इज़ द परफेक्ट आंसर। तो आंसर इज़ बी। सिंपल थिंग। चलिए आज के लेक्चर का 102 मतलब लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ नॉट अ मिक्सचर। इनमें से मिक्सचर नहीं है। तो आप सब दिख गया होगा, ये जो आइस है ये मिक्सचर नहीं हो सकता। आइस इज़ नॉट अ मिक्सचर। एयर इज़ अ मिक्सचर। सबसे ज़्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। देन क्या होती है? ऑक्सीजन। देन क्या होती है? सब बोलेंगे CO2, नहीं, आर्गन। देन CO2। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसक्रीम इज़ नॉट, आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि आइसक्रीम में तो बहुत चीज़ें, कस्टर्ड है, तो मिल्क है, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है, बटर स्कॉच है, पानी आ गया मुंह में, हनी, हनी इज मिक्सचर। हनी इज आल्सो मिक्सचर। हनी में ग्लूकोज है, वाटर है, ठीक है, अलग अलग तरह की शुगर्स हैं, तो इट इज़ मिक्सचर। एयर इज नॉट, आइस इज नॉट मिक्सचर। सो द 102 क्वेश्चन इज फिनिश हेयर। आप सब ने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया अपने, तो ऐसे कॉन्सेप्ट करने हैं। हमारी एनडीएल की PYQ की सीरीज़ चल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी। आप जितना रिस्पॉन्स देंगे उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू रहेगी। लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को, कमेंट में जो मैंने आपसे पूछा वो करें। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एनडीए की 4th सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।